शख्स को बुलाते हैं। तो पिछले कई जन्मदिन अगर किसी एक शख्स ने सीएनबीसी आवाज के साथ बिताए हैं तो वो हैं मॉर्गन स्टैनले इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई साहब। रिदम जी, बहुत बहुत स्वागत। सीएनबीसी आवाज ने जिस तरह से एक के बाद एक साल में सफलता हासिल करी है उसमें आपका बड़ा योगदान रहा है और आपने हर साल सीएनबीसी आवाज पर आकर हमारे हौसले को और बुलंद करने का काम किया और हमें हमेशा शुभकामनाएं दी हैं। एक बार फिर से सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज जन्मदिन के मौके पर सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए। और सीएनबीसी आवाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत लंबे समय से आपकी चैनल चल रही है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूं और आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉर्गन स्टैनले ने जिस तरह से एक के बाद एक एग्रेसिव रिपोर्ट्स लिखी हैं इस साल के शुरुआत से। हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे टाइटन के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, इन सब पर मैं आगे आपसे भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए आगे आने वाले साल कैसे रहने वाले हैं देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, शेयर बाजार के लिए? तो मेरा मानना है कि जो कमाई की साइकिल, जो मुनाफे की साइकिल है कंपनीज की, वो इस तरह से टर्न हो रही है। पिछले 7 या 8 साल से लगातार कमाई कम होती गई है और विकास का दर कम होते गया है। लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बॉटम पे आ गए पिछले साल और यहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा इसका शेयर बाजार को अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि शेयर के दाम बढ़े नहीं है, लेकिन पूरा साइकिल प्राइस्ड इन नहीं है अभी तक। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर आप 3 या 4 साल का व्यू पकड़ो और हमारा व्यू अगर सही है कि ये नई एक अर्निंग्स ग्रोथ की साइकिल आ रही है तो शेयर के दामों में काफी अपसाइड हो सकता है अगले 3-4 साल के लिए। और इस साल की अगर बात करें जो हमारा 15वां साल होगा, पिछले साल के कंसोलिडेशन के बाद इस साल आपकी अब तक की जो रिपोर्ट्स मैंने देखी है काफी बुलिश व्यू में आप आ रहे हैं। क्या टारगेट्स इस साल के लिए आप रखेंगे 2019 में सेंसेक्स के लिए? हाँ, तो इस साल में ऐसा है कि सब लोग सिर्फ एक ही चीज की चर्चा कर रहे हैं, वो है मई में आने वाले इलेक्शंस की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन ज्यादातर तो नॉन इवेंट हो जाएगा और जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, जो विकास की दर बढ़ रही है देश में, उस पे ज्यादा फोकस होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये साल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा यहाँ से लेके इलेक्शन तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले साल से ज्यादा अच्छा रहेगा और हो सकता है कि इंडेक्स में करीबन 20% की बढ़ोतरी हो जाए साल के अंत तक। जो एग्जैक्टली आपने बात कही ना यहाँ पे कि मई मेरे लिए एक नॉन इवेंट होगा, यानी इसका मतलब क्या है? आप ये मानते हैं कि मोदी जी या फिर एनडीए एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगा और ये जो 5 राज्यों में जो इनको मुंह की खानी पड़ी, अब इस 10% के सामान्य वर्ग में आरक्षण से वो एग्जैक्टली जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा या फिर जो लॉस्ट ग्राउंड है वो सरकार रीगेन कर पाएगी? आप यही मत रखते हैं इसका मतलब? नहीं, देखो, मैं इलेक्शन पे फोकस नहीं करता हूँ, वो मेरे बस के बाहर है। इलेक्शन पे एक्चुअली किसी को फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन एक बाइनरी इवेंट होता है। जैसे कि अगर आप एक सिक्के को घुमाएं तो या हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, और अगर आपका फोरकास्ट सही भी गया तो उसका ये मतलब है कि ज्यादातर ये एक चांस का खेल है। तो इलेक्शन का फोरकास्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अगर पिछले 30 साल का बाजार का बिहेवियर देखेंगे तो आप देखोगे कि बाजार ने इलेक्शंस पे मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा फोकस नहीं किया। 1-2 बार हाँ बाजार का रिएक्शन एक्सट्रीम रहा है। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि बाजार का रिएक्शन होता है कि भाव में क्या प्राइस्ड इन है। तो यहाँ से लेके मई तक अगर बाजार ने एक आउटकम को प्राइस कर दिया है तो आपको ज्यादा रिएक्शन नहीं मिल सकता है, मिलेगा। हाँ, हो सकता है अगर एक शॉकर रिजल्ट आ जाए, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर हो सकता है कि मार्केट को धक्का लगे। तो ये 20% या 25% का चांस है। मुझे लग रहा है 3 आउट ऑफ 4 चांसेस ये है कि मार्केट का रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक सर्टेन इलेक्शन आउटकम को फोरकास्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली वो तो मैं करना चाहता भी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है किसी को करना भी चाहिए।
मुझे लगता है कि इवेंचुअली शेयर के दाम जो है ना वो ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ पे निर्भर होते हैं, और अर्निंग्स अगर ठीक ठाक रहा जैसा हमारा मानना है तो फिर शेयर के दाम भी ठीक ठाक रहेंगे। वॉलेटिलिटी जरूर आएगी, ऊपर नीचे जरूर होंगे। हो भी सकता है कि इलेक्शन के आसपास 10% का मूवमेंट आ जाए, 1000 पॉइंट निफ्टी स्विंग भी मारे। लेकिन आपने पूछा था कि साल के अंत तक क्या होगा, तो मेरा ये मानना है कि उसके बाद ग्रोथ पे वापस फोकस आ जाएगा। और ग्रोथ इलेक्शन को, रिजल्ट को अगर आप कोई भी इलेक्शन रिजल्ट देख ले आप, मुझे नहीं लगता है ग्रोथ पे इतना असर पड़ेगा ये साल के लिए। बिल्कुल सही है। तो रिदम सर, जो आपका इससे पहले सवाल प्रदीप आपसे पूछ रहे थे कि बाजार में कितनी तेजी देखने को मिलेगी, तो और आपने कहा था अच्छी रैली बन सकती है। मुझे याद है सितंबर में आपने पहले ऐसे बड़े ब्रोकरेज हाउस थे FIIs जो भारत पर बुलिश हुए थे, आपने कहा था 36,000 का जो लेवल है सेंसेक्स का, वो आप टारगेट बढ़ाकर 42,000 का कर रहे हैं। उसके ऊपर बरकरार है या उससे ऊपर भी कोई लेवल आप देना चाहेंगे? नहीं, वही लेवल है, हमने कोई लेवल चेंज नहीं किया है। ठीक तो बात है सर। हाँ, 42,000 का ही टारगेट है। तो 42,000 पहुंचेगा बाजार, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और आपकी जो हाल ही की एक रिपोर्ट है अर्निंग्स के ऊपर, अर्निंग्स टर्म ऑयल, आपने उस रिपोर्ट का शीर्षक लिखा है, मैं उसे देख रहा था। ये बताइए, सेंसेक्स की कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, सेंसेक्स में ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, निफ्टी को ऑयल कंपनियां परेशान करने वाली हैं इस तिमाही में, ये आपका मानना है? ये तो सिर्फ एक क्वार्टर का मामला है, एक क्वार्टर टू क्वार्टर देखना नहीं चाहिए अर्निंग्स को। ओके। अगर आप एक पूरे 1 या 2 साल का ट्रेंड पकड़िए तो मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ में काफी बदलाव आ रहा है। और इस बदलाव के जो मुख्य कारण ये है कि कॉर्पोरेट बैंक्स में जो नुकसान हुआ था इतने सालों से, जो NPLs हुए थे, वो अभी सब खत्म हो गए हैं। तो ज्यादातर NPLs आ गए हैं और प्रोविजनिंग भी हो चुका है। तो कॉर्पोरेट बैंक्स में आगे जाके काफी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कॉर्पोरेट बैंक्स के अर्निंग्स का वजन बहुत ज्यादा है, तो उनके अर्निंग्स के टर्न के कारण निफ्टी और सेंसेक्स की जो हेडलाइन अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होगी यहाँ से। तो ये मुख्य कारण है। लेकिन और भी सेक्टर में, कंजम्पशन जैसे सेक्टर में और इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल के अंत तक एक आपको नया कैपेक्स साइकिल भी नजर आएगा, तो वहां पे भी अर्निंग्स के दर को, अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक इम्प्रूव होंगे। इंडस्ट्रियल्स की जो आप बात कर रहे हैं, कई सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी अब इस पे नजर डालने लगे हैं। आपके नजर किस सेगमेंट पे है खासतौर पे? जब आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल, तो इसमें कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगे, पावर स्टॉक्स होंगे, आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और कहां पर आपकी नजर है? तो इंडस्ट्रियल्स में आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाती है, कैपिटल गुड्स भी आ जाती है। तो आई थिंक एक ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल्स रिकवरी दिख रही है मुझे, क्योंकि पिछले 8 सालों से प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स लगातार नीचे जा रहा है। तो अब जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80% के आसपास पहुंच गई है, और एक आध साल के बाद ये 85% हो जाएगी। तो वहां से अगर कंपनीज को और ग्रो करना है तो उनको कैपेसिटी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नई कैपेसिटी लगाने को 2-3 साल का समय लगता है। और अगर आपने आज नहीं लगाई कैपेसिटी तो 2-3 साल के बाद आपके पास आगे जाके ग्रोथ के लिए कोई कैपेसिटी बचेगी नहीं। तो ये जो पिछले 7-8 साल से कैपेसिटी जो नहीं लगाई है, उसके कारण से अब ऐसा लग रहा है कि अब कैपेसिटी लगाने का समय आ रहा है। तो ये साल के अंत तक आई थिंक आपको काफी प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि कंपनियां जो है वो इलेक्शन तक राह देखेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद ही करना चाहिए डिसीजन। तो आपको ये ज्यादा सेकंड हाफ में दिखेगा, फर्स्ट हाफ में नहीं। और दूसरी एक बात है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, वो ये है कि जो 14-15 में बदलाव आया था, और जो स्टेट के टैक्स शेयरिंग का जो दर था वो बढ़ गया था, और GST के कारण आज जो स्टेट लेवल पे है वहां पे एक्सपेंडिचर का इंडिपेंडेंस बढ़ गया है। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो राज्य है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स कर रहे हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में देख सकते हो, मुंबई में देख सकते हो, हमने एक
एस्टिमेट लगाया कि मुंबई में करीबन 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये जो स्टेट लेवल पे कैपेक्स है वो जो 2019 मई के इलेक्शन रिजल्ट पे निर्भर नहीं रखता है, ये मुझे लग रहा है ये स्टेट्स के साइकिल के हिसाब से चलता रहेगा। तो ये एक नई बात हो रही है देश में और उसके कारण भी इंडस्ट्रियल्स को काफी फायदा हो सकता है। तो दोनों तरफ से, एक तो स्टेट कैपेक्स और दूसरा प्राइवेट कैपेक्स, ये दोनों में आई थिंक आगे जाके अच्छा बिजनेस लग रहा है। तो इंडस्ट्रियल्स में आप आई थिंक उनकी जो अर्निंग्स है जो काफी डिप्रेस्ड है वो यहाँ से काफी रिकवर हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो डिप्रेस्ड अर्निंग है वो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज में है, उनके इक्विपमेंट सप्लायर्स, उनके फाइनेंसर्स, और इसका असर इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा है। ये भी स्टेट कैपेक्स से काफी रिलेटेड है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ भी मौका है? पावर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि पावर में गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, तो वहां पे प्राइवेट का रोल उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन वहां पे भी टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन पीछे से आएगा, 2-3 साल और लग सकते हैं। पावर में जैसे आप पावर बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एक होते हैं यूटिलिटी कंपनीज जो पावर जनरेट करती है और दूसरे होते हैं पावर इक्विपमेंट कंपनीज। तो पावर इक्विपमेंट कंपनीज में थोड़ा समय और बाकी है क्योंकि नया पावर कैपेक्स नहीं आ रहा है। और अगर आप देख रहे हो कंट्री देश में ज्यादातर कैपेक्स सोलर और विंड में हो रहा है, तो वो थर्मल में नहीं हो रहा है। तो वो भी एक फर्क है पिछले साइकिल से। एकदम पीछे अगर आप देखें, आपने कंजम्पशन स्टोरी पे काफी फोकस किया है और इसका एक जीता जाता उदाहरण रहा है जुबिलेंट फूड्स। क्या मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ मिले हैं, क्या वेल्थ क्रिएट करके दिए इन स्टॉक्स ने। आगे जाकर अब स्पेशली आप देखिए जब 2019 की शुरुआत में अगले 3-6 महीने में ग्रामीण भारत के पास काफी पैसा आएगा, इसमें इस सेक्टर में इस स्पेस में कितना और पैसा बनेगा, यहाँ पर कितने ग्रोथ विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है? देखो कंजम्पशन में दो तरह की स्टोरीज बन रही है। एक तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आज देश का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो करीबन $1800 है और जो कमाई है एवरेज हाउस होल्ड की उसमें से आधी कमाई आप खर्चा कर रहे हो हर रोज के खाने पे। तो ज्यादा पैसा आपके लिए दूसरे चीजों के लिए बचता नहीं है। लेकिन जो आगे जाके 5 साल में 1800 का जो नंबर है वो 2500-3000 के आसपास पहुंचेगा। जो आप खाने पे खर्चा कर रहे हो वो ज्यादा बदलेगा नहीं यहाँ से। तो जो नॉन खाना है, नॉन फूड कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं, उस पे बहुत ग्रोथ आ जाएगा। तो उसे लेके शेयर बाजार में भी काफी तेजी हुई है नॉन फूड कंपनीज में, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कंपनीज है, जैसे मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, फूड पैकेजिंग कंपनीज है। बहुत सारे जगहों पे ग्रोथ जो है ना वो काफी एक्सेलरेट होगा यहाँ से। और ये अंडरलाइंग एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। दूसरी बात जो आपने कही वो ये है कि सिक्लिकल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इनकम ग्रोथ एक्सेलरेट हो रहा है। जब ये कैपेक्स साइकिल आएगा तो उससे जॉब ग्रोथ भी क्रिएट होगा और उससे आपको इनकम ग्रोथ भी आएगा। तो एक सिक्लिकल फैक्टर भी जो आ रहा है साथ में वो मिल रहा है 2019-20 में। तो ये दोनों का मेल है और इसीलिए मैं कंजम्पशन पे तो स्ट्रक्चरली बुलिश हूँ। प्रॉब्लम एक है कि कई जगहों पे वैल्यूएशंस जो है वो काफी हाई है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी शेयर में अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको धन करना है, धन बनाना है, तो उसमें दो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक तो कंपनी की ग्रोथ क्या है और दूसरे शेयर की वैल्यूएशन क्या है। अगर शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि जो आगे आने वाली ग्रोथ है वो ऑलरेडी भाव में शामिल है, वो प्राइस्ड इन है। तो फिर आपका वो शेयर अप्रिसिएशन होता नहीं है। तो हमेशा इन्वेस्टर को वैल्यूएशन पे ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ग्रोथ स्टोरी के लिए ओवर पे नहीं करना चाहिए। और जब भी करेक्शन आता है, जैसे अक्टूबर नवंबर में बड़ा करेक्शन आया था और काफी कंज्यूमर के शेयरों में 20-30-40% का करेक्शन आ गया, तो वो समय था लेने का। और ऐसे जब करेक्शन आते हैं तब कंज्यूमर शेयर्स को आपको खरीदना चाहिए। वैल्यूएशंस पे गौर करना चाहिए, वैल्यूएशंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे जाके जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे।
बिल्कुल, तो कंजम्पशन सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, अच्छे शेयर सस्ते भाव पर मिले तो क्या बात है। रिदम सर, आप पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दुनिया भर में घूमते हैं, बात करते हैं, और खासतौर पर आपकी एशिया पैसिफिक समिट जो 2018 की सिंगापुर की हुई, उसमें डिसरप्शन को लेकर खूब चर्चा हुई। मैं देख रहा था उसके कुछ अंश उबर ओला ने जिस तरह से एक कब्जा किया बाजार पर, और उसके बाद अब चर्चा हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। हम समझ रहे हैं आपने भी सरकार को कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं। ये बताइए क्या होने वाला है, थोड़ा लंबा अगर बात करें तो अगले 5-10 साल में क्या क्या बदलाव हमारी आपके जीवन में आने वाले हैं? बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का एक चेंज आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, शेयर्ड मोबिलिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है। लेकिन बहुत जो सामान्य चीजें है हमारी लाइफ में, जैसे कि मैं मानता हूं कि इंडिया में एक बड़ा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ रहा है। तो पिछले 3-4 सालों में सरकार ने ये जो हमारे यहाँ 14 करोड़ जो लैंड पार्सल्स है, देश में जो 14 करोड़ फार्म ओनर्स है, उनके सब लैंड पार्सल्स को हेल्थ कार्ड इश्यू हुआ है। तो उससे जो न्यूट्रिशन का जो सप्लाई होगा उसमें काफी बदलाव होगा, और उसके कारण मेरा ये मानना है कि इंडिया की जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो ऊपर जाएगी, और जो आपको जो अनाज और जो फूड का प्रोडक्शन है वहां पे बड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया में बड़ा फूड सरप्लस आ रहा है अगले 10 सालों में, और उससे लेके फूड के जो भाव है, वो प्राइसेस है, वो काफी कंट्रोल में रहेंगे। तो उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल में रहेगा। तो आगे जाके 5-10 सालों में इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे। तो ये काफी कुछ चेंज हो रहा है, सामान्य चीज भी चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो बहुत सारा चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको और एक चीज बताऊं, आधार डीबीटी मेरे हिसाब से एक बड़ा बदलाव ला रहा है कंट्री में। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग सब्सिडी देते थे तो एक फिजिकल रजिस्टर होता था, लिखाई पढ़ाई होती थी, बहुत करप्शन होता था, लीकेज होता था। लेकिन आधार डीबीटी के कारण जो गरीब आदमी है उसके ठीक बैंक अकाउंट में विदाउट एनी मिडिलमैन पैसा जा रहा है। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो गरीब है उसको पहले आप चावल दे देते थे सस्ते भाव में, उसको चावल चाहिए या नहीं कोई देख नहीं रहा था। आज उसको कैश मिलेगा, तो कैश वो डिसाइड करेगा कि उसको बच्चे को पढ़ाना है या चावल खरीदना है या घर को अपग्रेड करना है। तो काफी कुछ कंजम्पशन क्षेत्र में भी चेंज हो जाएगा उसके कारण। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और आपने जो कहा वो सही है। हमने एक डिसरप्शन पे बड़ा रिपोर्ट लिखा था लास्ट ईयर, तो उसमें काफी कुछ ये सब हमने रिसर्च किया कि आपने खेती की बात करी, क्योंकि आपने जिस तरह की बात करी उससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अब ये बजट एक ऐसा इवेंट है जिस पर सरकार काफी कुछ और नए घोषणाएं कर सकती है। आपका अपना क्या मानना है इस बजट में समझ को क्या करना चाहिए? आपकी अपनी मांगे अगर कुछ हो तो सर बताइए। मेरा जो ये समझ है अब तक, और इसमें मैं पक्का आपको व्यू नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है ये वोट ऑन अकाउंट है। तो इस बजट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सरकार के पास। सिर्फ आगे जाके जो 4 महीने का जो खर्चा है उसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल देगा। हाँ, बजट के साइडलाइन में, बजट की स्पीच में अनाउंसमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन बजट में उसको इम्प्लीमेंट करना ये समय पे मुश्किल है। जो अगली सरकार बनेगी उस सरकार को फुल बजट पेश करने का मौका मिलेगा। तो ये बजट तो ज्यादातर वोट ऑन अकाउंट जैसा बजट है, ऐसा मेरा मानना है। जी, जिस तरह से समझ में आ रहा है हमें कि सरकार एक राहत पैकेज बड़ा ला सकती है अगर डीबीटी जैसा कुछ हुआ, और अगर उससे बड़ा खर्च हुआ, और जो फिस्कल डेफिसिट का हमारा टारगेट है कि लगातार उसको हम कम कर रहे हैं, वो थोड़ा ऊपर निकल जाए। इस बार जीएसटी को लेकर भी इनकम पे थोड़ा कंसर्न है, लेकिन पोल को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार थोड़ा खर्च बढ़ाती है तो क्या उससे बाजार चिंतित होगा, या आप कहेंगे कि इस समय अच्छा है, कंजम्पशन को सपोर्ट मिलेगा? इसमें क्या होता है कि एक फाइन बैलेंस होता है। अगर थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है तो बाजार को इतनी चिंता नहीं होती है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, जैसे कि आज का सिचुएशन है, आज का माहौल है, इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है,
तो थोड़े से खर्चे से बाजार को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर वो खर्चे का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर चिंता होने सकती है बाजार को। तो वो बहुत एक फाइन बैलेंस है कि आप कितना खर्चा करते हो और बाजार को कब चिंता होती है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सरकारी बैंकों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। कुछ सरकारी बैंकों को पीसीए से निकालने की बात हुई है और कुछ सरकारी बैंकों के द्वारा देश में एक नई जान फूंकने की बात भी हो रही है। सरकारी बैंकों पर आपका इस समय व्यू क्या है और आपके पसंदीदा बैंक्स, और अगर आप ये बता सकें कि क्या शायद कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में ज्यादा तेजी दिखेगी या कुछ सरकारी बैंक भी आपको पसंद है, इस सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? सरकारी बैंक्स में कैपिटल की तंगी है। अगर बाज़ल 3 को आप देखिए तो उसका हिसाब लगाइए तो काफी सरकारी बैंक ऐसी है जिनके पास ग्रोथ के लिए कैपिटल नहीं है। तो ये मामला अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है और पीसीए का जो मामला है वो एक कमेटी तय करने वाली है, तो उसके लिए समय है। आपने पूछी बात कॉर्पोरेट बैंक्स की, तो जो मैंने पहले कही थी बात वो ये है कि कॉर्पोरेट बैंक्स में हमें लग रही है कि अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफी एक्सेलरेट होगी क्योंकि प्रोविजनिंग खत्म हो गया है। तो आप अगर देखोगे प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट ग्रोथ वो वहां पे काफी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये एनबीएफसीज में जो अक्टूबर नवंबर में हुआ था लिक्विडिटी क्रंच, उसके कारण एनबीएफसीज की ग्रोथ में भी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, तो वो भी फायदा कॉर्पोरेट बैंक्स को होगा जिनके पास लायबिलिटीज है, जिनके पास डिपॉजिट्स है। और अगर आप देखिए तो क्रेडिट ग्रोथ 7 या 8 साल का जो स्लो डाउन था वहां से बाहर निकल रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी मुझे लग रहा है एक्सेलरेट हो रहा है और अगले 12 महीने में हो सकता है क्रेडिट ग्रोथ 15-17% का एवरेज आप देखिए। तो ये सब अगर आप फैक्टर मिला ले तो हो सकता है कि 2019 में कॉर्पोरेट बैंक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा रिदम जी मैं यहाँ पे, और वो ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जिसको एक तरह से आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनकी तरफ से काफी हद तक हमने बिकवाली देखी और पिछले 3 या 4 साल से नेट वो नेगेटिव रहे। 2018 खास तौर पे बहुत ही बुरा साल गया उस लिहाज से। 2019 के लिए आपका क्या असेसमेंट है? आपकी एक रिपोर्ट पे मैंने पढ़ा कि आपको लगता है कि ये साल इतना बुरा नहीं होगा। क्या एफआईज नेट बायर होंगे? कुछ एजेंसीज ने कुछ सर्वे किए और उनका कहना है कि इनफैक्ट भारत दुनिया के अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में शामिल है 2019 में। आपका अपना क्या असेसमेंट है? हमारा ये ग्लोबल असेसमेंट है कि इमर्जिंग मार्केट्स डेवलप मार्केट्स को ये साल आउट परफॉर्म करेगा। तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो वापस आ सकता है और अगर इमर्जिंग मार्केट में फ्लो वापस आ गया तो इंडिया को भी शेयर मिल जाएगा। इंडिया का जो पोजीशन है इमर्जिंग मार्केट में वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी कम कर दिया है। 7 साल पहले जो वेट था वो वहां पे आ गया है, तो ये 7 ईयर लो आ गया है। हाई पॉइंट पे कुछ 800 बेसिस पॉइंट्स का ओवर पोजीशन था, अब वो घट के 200 बेसिस पॉइंट्स हो गया है, तो काफी बिकवाली हुई है। और अगर हमारा ध्यान सही निकला तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो वापस आ सकते हैं, तो इंडिया को भी उसका फायदा होगा। तो सर बहुत बहुत